बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाज़रीन, पांचवा T20 मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर था। इससे पहले नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैचेस खेले गए जहां पर सीरीज़ 2-2 से बराबर हुई, लेकिन अब 3-2 से ये सीरीज़ पाकिस्तान लीड कर रहा है। बहुत कम टोटल था, आई गेस 145 रन्स बनाए पाकिस्तानी टीम ने। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप एक दफ़ा फिर से रेत की दीवार साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है जिस पर हम रिलाई कर रहे हैं फ़िलहाल इस सीरीज़ में, उसने एक दफ़ा फिर से प्रेशर मैच में और परफॉर्म किया। बहुत से यंगस्टर थे जिन्होंने डेब्यूटेंट, अगर आमिर जमाल की बात की जाए, उनका आखिरी ओवर भी हम दिखाएंगे जो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उस प्रेशर मैच में उन्होंने अच्छा ओवर किया और क्रेडिट गोज़ टू हिम। उनका डेब्यू था ये, आप उनका आखिरी ओवर देखें किस तरह से उन्होंने एम किया। उन्होंने पहले रीड किया कि मोइन अली कहाँ पर खेल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, अगर देखा जाए इस एक 6 के अलावा उन्होंने 5 बॉल पे सिर्फ 2 रन्स दिए हैं। और क्या कमाल की बॉलिंग उन्होंने की। उन्होंने एक एम सेट किया कि मैंने ऑफ स्टंप बाहर बॉल करने हैं। आमिर जमाल की गुफ्तगू आपने सुनी और जिस तरह से उन्होंने आखिरी ओवर किया, आउटस्टैंडिंग प्रेशर मैच में क्रूशियल सिचुएशन में उन्होंने डिलीवर किया। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं पाकिस्तान टीम की जानिब से टू गेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द वर्ल्ड कप, और उसके हिसाब से ये 5वां T20 मैच खेला गया है। 1-2 चेंजेस की गई। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट साहब। उनसे इस सब पर तज्जिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कल का मैच बेहतरीन मैच रहा। बैटिंग लाइन जो हमारी एक दफ़ा फिर रेत की दीवार साबित हुई, लेकिन बॉलर्स ने साथ नहीं छोड़ा। देखिए, ओवरऑल इस मैच के अंदर दोनों टीमों ने बड़ी पुअर बैटिंग की है। स्पेशली इंग्लैंड ने हमसे भी कहीं गई गुजरी बैटिंग की, बिकॉज इंग्लैंड को एडवांटेज था कि बॉल गीला है, काफ़ी ओस थी ग्राउंड में। अगर आप देखें पाकिस्तान के बॉलर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान में जो बॉलिंग थी, गीले बॉल के साथ इतने कंट्रोल के साथ बॉलर्स ने बॉलिंग की, कैचेस सारे पकड़े। आप देखें हर फील्डर के पास छोटा टावल था, हर बॉल के बाद वो बेचारे उसको गेंद को खुश करने की कोशिश करते थे। ऐसे में बॉलिंग और फील्डिंग जो है वो दुगनी तिगनी मुश्किल उसमें पेश आती है। और पाकिस्तान की बॉलिंग को आउटस्टैंडिंग उन्होंने जो है इंग्लैंड को रोका है, और सारा क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जो बैटिंग के इश्यूज़ हैं, रिजवान और बाबर को निकाल के वो अपनी जगह बदस्तूर नज़र आ रहे हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। बाबर को अभी भी निकाल के, बाबर को ऑब्वियसली निकाल के, बाबर अब क्या पूरे साल में 2 मैचों में भी रन ना करे तो वो क्या मतलब है? मतलब ये तो फिर से 9 रन पर आउट हो गए बाबर। देखिए, मसला ये नहीं है कि बाबर आउट हो गए, मसला ये है कि वो कैसे आउट हुए। आई थिंक जो पाकिस्तान के लिए बिगेस्ट कंसर्न नज़र आया इस सीरीज़ के अंदर, वो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट है कि जब पाकिस्तान के ऊपर एक तेज़ बॉलर अटैक करता है और पाकिस्तान को पता है कि वो सिर्फ 4 अपने ओवर्स में 4 बाउंसर कर सकता है, 1 अलाउ होता है 1 ओवर में, तो उसको नेगोशिएट करने के लिए बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि अगर हम बिल्कुल पुल नहीं मारना चाहते तो हम बॉल छोड़ दें। वैसे भी तो बॉल डॉट हो जाता है। If I am not wrong, एशिया कप से ये चलता आ रहा है, शॉर्ट बॉल पे ये जो लैग कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, लेकिन ये चला आ रहा है 2017 से 18 से। साउथ अफ्रीका टूर से हम एक्सपोज होना शुरू हुए हैं। ओलिवर ने 21 आउट किए थे 3 टेस्ट मैचों में, 17 बाउंसर पे थे। फिर हम न्यूजीलैंड गए, बोल्ट ने हमें एक्सपोज किया। फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, वो तो सारे ही तेज़ हैं। उसके बाद फिर हम आगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेले, सारे बाउंसर्स थे। उसके बाद दुबई में थोड़ी सी पिचेस चेंज हुई, जहाँ पे हमने अपनी सारी क्रिकेट दुबई में खेली है, थोड़ा सा उसमें बाउंस ऐड हुआ। हमें वहाँ पे इंडिया की बॉलिंग जिसमें तेज़ बॉलर ही कोई नहीं, वहाँ पर हमें मसाइल हुए। और अब ये तो स्लो विकेट है, पाकिस्तान में तो बहुत स्लो पिचेज़ हैं, इसके ऊपर भी जो है अगर हम बाउंसर को काउंटर नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आप कह रहे हैं कि पुअर बैटिंग थी, लेकिन रिजवान ने पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि 145 इस विकेट पे इनफ था। वो तो हो गया ना बाद में इनफ, जब इंग्लैंड ने इतनी पुअरली बैटिंग की। देखिए, इंग्लैंड, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान अपनी पिच जो विकेट्स हैं बड़ा संभाल के खेलता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर रिजवान बाबर जल्दी आउट हो जाएं तो हम ज़्यादा स्कोर करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि तीनों दफ़ा रिजवान ने जब रन किए और तीनों दफ़ा एलेक्स हेल ने ही उनका कैच छोड़ा, और तीनों दफ़ा वो 15-20 रन पे ही थे। कल भी वो 15 रन पे थे जब उनका सीधा कैच छोड़ा है एलेक्स हेल्स ने। तो ये एक अच्छी टीम, जब इंग्लैंड भी पूरी टीम होगी तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। शान मसूद की अगर बात करें, शान मसूद जिस तरह से आउट हुए वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि शान मसूद, आप क्या समझते हैं शान मसूद इस टाइप के बैट्समैन है? इससे पहले एक आधी वीडियो हमने देखी जहां पर मोहम्मद यूसुफ अपनी सुपरविजन में उनसे स्वीप शॉट्स ट्राई करवा रहे हैं,
तो शान मसूद इस टाइप के हैं कि उनसे इस तरह की उल्टी सीधी शॉट्स वो खेलें? आई टोटली एग्री विद यू। वो ये वाला बैट्समैन नहीं है। उसके पास बैटिंग के जो एक कहते हैं ना कि क्रिकेटिंग शॉट्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको इनकी ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान को वहाँ पर ये ज़रूरत नहीं थी। और अगर रिजवान के जहन में ये है, ये देखिए ना जिस तरह से शान ने ये शॉट खेला है, इस जगह पर, इस कंडीशन में और इस सिचुएशन में इस शॉट की ज़रूरत थी जो शान मसूद ने ये खेलने की कोशिश की। इससे कबल भी वो पिछले मैचेस में भी इस तरह की स्वीप शॉट्स मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए। एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, ये वो मौका है जहाँ पे ये कहना लाजमी है। हाँ, उनके तो लिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा शॉट मारने की। रिजवान अगर ये कह रहे हैं कि ये स्कोर इस पिच पे बड़ा है, तो यहाँ पे तो अगर पाकिस्तान के बैटर सिंपल स्कूल चाइल्ड वाले एरर ना करें तो फिर भी पाकिस्तान 170 रन करता है, क्योंकि जैसे नवाज रन आउट हुए हैं, बिल्कुल जैसे शादाब रन आउट पे भी बात करेंगे, वो किस तरह हमने विकेट्स दिए हैं। और रिमेंबर द नेम को पहला बॉल उन्होंने चलाया, बिल्कुल टेप बॉल वाली शॉट मारी, और दूसरा बॉल पे ही वाज एक्सपेक्टिंग अ बाउंसर, और वो विकेट छोड़ के इतना पीछे निकल गए तो उसने सीधा गेंद विकेटों में किया और उनका बैट ही नहीं वहाँ पहुँच ही नहीं सका। तो दिस टेल्स यू कि इनकी कैपेसिटी असल में कितनी है। बुरी लगती हैं बातें जब क्रिटिसाइज होता है, लेकिन क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में एक तरफ आप ये बहाना लगाते हैं कि हमें ओवर नहीं मिलते, और जब आपको ओवर मिलते हैं तो आप उसका लास्ट ओवर था, वो बिल्कुल लास्ट ओवर था। आपकी गेम अवेयरनेस की ये हालात हैं कि एक बंदे का लास्ट ओवर और इसके बाद 9 ओवर दूसरों ने कर रहे हैं, या उसका लास्ट या सेकंड लास्ट ओवर है, तो आप उसकी 6 बॉलें सर्वाइव करने की कैपेसिटी नहीं रखते। लेकिन वो प्लेयर ही कह रहे हैं कि मैं 2-3 बॉल खेलूंगा, 2-3 छक्के तो 2-3 बॉलों के लिए अगर आप पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाएं तो इससे बड़ी दुनिया में हो रहे हैं खुशनसीबी कोई नहीं है। निशान है वो हो रहे हैं सिलेक्ट, इस परफॉर्मेंस के बावजूद वो सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसी सिलेक्शंस का मतलब है कि आपके पास पीछे रिसोर्सेज नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे से टैलेंट को जब आपने पाथवे पे डाल के उसको प्रॉपर नर्चर करके ग्रूम करके टीम में लाना है, वो प्रोसेस के ऊपर जो उनके केयर टेकर्स हैं, इन दिस केस देयर कोचेस एंड ऑल ऑफ देम, वो फिर दे आर नॉट डूइंग द काइंड ऑफ जॉब दैट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज आपको कहीं गेम अवेयरनेस नज़र नहीं आती, आपको कहीं पर क्रिकेटिंग स्ट्रोक से स्कोर करते प्लेयर नज़र नहीं आते। आपके जो दूसरी तरफ अगर हम दुनिया में मैचेस देखें तो हर टीम के मिडिल ऑर्डर में कैसे कैसे प्लेयर्स हैं कि वो रिस्क भी नहीं लेते और 7-8-9 रन वो कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो प्लेयर है वो उसको 2 से 4 बॉलें तेज क्या खेलनी पड़ जाए तो सारी विकेटें छोड़ दे। दिस इज नॉट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ड्यूरिंग सिलेक्शन ये इसका मतलब है कि आप हाई क्लास मटेरियल नहीं है, ठीक है ना। बस फिर टेप बॉल वाली शॉट है, वो क्लिप चला देते हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन के, रिमेंबर दी नहीं सर। ये देखें, मीडियम पेसर को आप ये शॉट मार सकते हैं, कभी कभार कोई स्पिनर आपके हाथ से चढ़ जाएगा प्रॉपर, लेकिन जब दुनिया को ये पता चल जाएगा कि आपको तेज गेंद हो तो आप जगह छोड़ते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तेज गेंद की बात करें, मार्क वुड जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस सीरीज में, जितने भी मैचेस खेले हैं। हैदर अली कहीं ना कहीं उनके प्रेशर में आ रहे हैं। देखिए, उसके तो प्रेशर में ये सारे ही आए हों, और बात ये नहीं है कि आप आउट हो रहे हैं, बाबर भी आउट हुआ है, ठीक है। बात यह है कि आप किस तरीके से आउट हो रहे हैं। एक आउट होना ऐसा होता है कि यार गेंद अच्छा हो गया, एक आउट होना ऐसा होता है कि यू आर ट्राइंग टू स्कोर ऑफ द बॉल और आप उसमें गलती कर गए, ठीक है। इस जगह पे बाबर आप इसलिए स्पॉट कर रहे हैं कि वो खेल के, और दूसरी जो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गेटिंग आउट इज कि एक तो आप आउट होते हैं, और दूसरा जो देखने वाला है बाकी प्लेयर्स होते हैं और लोगों को लगता है कि ये तो अनप्लेबल है, ये तो पता नहीं ऐसी मुसीबत है जिसको हैंडल करना मुमकिन ही नहीं है। जब आप अपनी जगह छोड़ते हैं, अपनी स्टंप्स को एक्सपोज करते हैं, तो इट गिव्स अ वेरी पुअर इंप्रेशन, और बाकी प्लेयर्स के आने के लिए भी कोई हौसला अफजा चीज़ नहीं होती वो। तो रिजवान तो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रिजवान को दूसरों का भी सोचना चाहिए। अभी हम आपको दिखाएंगे रिजवान जो 2 रन आउट हुए हैं, एक मोहम्मद नवाज और दूसरे शादाब खान। क्या समझते हैं? रिजवान समझ रहे हैं कि अगर मैं तेज भाग सकता हूं तो मेरे अदर एंड पे जो है वो भी तेज भागेगा। देखें, नवाज तो अपनी गलती से, और नवाज क्या कर रहे थे, किधर जा रहा था नवाज? नहीं, नवाज जो है वो तो कैजुअल जैसे कोई बंदा अपने लॉन में बच्चे के साथ भाग रहा होता है। यू कांट डू दिस। देखें जी, वो स्कोर था ही नहीं। रिजवान की कॉल तब है जब बैट्समैन सामने वाला जिसने बॉल खेली है। अगर आप ये वीडियो देखें, आप काफी ज्यादा पूरा मैच देखा, बॉल टू बॉल ज्यादा मार्जिन बट सब नहीं समझ रहे। इसी जगह पर इसी स्लॉट में रिजवान सिंगल लेते हैं
हमजा रिजवान सिंगल लेते हैं बाबर के साथ, जिसके साथ उसका आई कांटेक्ट पे यस नो हो जाता है। तो बाकियों का क्या कसूर? अगर सिर्फ बाकियों का कसूर ये है कि दे शुड नो व्हेन टू कॉल। जब गेंद आपके सामने गई है तो खेलने वाले की कॉल है, और अगर गेंद आपसे पीछे गई है तो सामने वाले बैट्समैन की कॉल है। शदाब का जो रन आउट, शदाब पहले सिंगल पे स्लो हो गया था, ही इज नॉट विलिंग टू गेट सेकंड। आप बात सुन लें, शदाब वाले रन में जो है वो मिस कम्युनिकेशन हुई है, वो रन नहीं था, ठीक है, उसमें गलत कॉल हुई है रिजवान की तरफ से। लेकिन जो नवाज वाला रन आउट है, नवाज ने तो बस गेंद रोका और उसने समझा इजी सिंगल है, जबकि मोइन अली कवर से आया, पीछे से कोई नहीं आया, सामने से आया, नवाज के सामने से बंदा आया। तो जब आपके सामने बॉल है ना, तो खेलने वाले की कॉल है, और अगर खेलने वाले से पीछे थर्ड मैन या डीप पॉइंट पे बॉल जा रही है, फिर दूसरे एंड से कॉल होती है। तो ये क्रिकेट का वो बेसिक है जो बिल्कुल शुरू में बच्चों को बता दिया जाता है कि सामने बॉल जाएगी तो आपकी कॉल है, पीछे बॉल जाएगी तो सामने वाले की कॉल है। तो पहला वाले में नवाज थोड़ा कैजुअल, ज्यादा हद से ज्यादा कैजुअल थे। दूसरे में रिजवान की जो कॉल थी ना, वो नहीं बनती थी क्योंकि शदाब पहुंच ही नहीं सकते थे, उन्होंने पहला रन असल में स्लो लिया था। लेकिन रिजवान की जो रनिंग है उसको मैच तो नहीं किया जा सकता। देखिए ये हमेशा होता है हमजा कि जो तेज वाला है ना, उसको स्लो वाले की स्पीड पे आना पड़ता है, स्लो वाला एकदम तेज नहीं हो सकता। हाँ जी, जो तेज भागने की जिसकी कैपेसिटी है वो किसी के लिए अपने आप को इजी कर सकता है, लेकिन जिसकी कैपेसिटी ही थोड़ी हो, 30 किलोमीटर हो, वो 40 पे एकदम नहीं जा सकता। तो आपके टाइम पे इस तरह का कौन सा एक बैट्समैन था? शोएब मलिक सबसे तेज, अभी भी वो पाकिस्तान टीम में वो सबसे तेज रनर है। तो शोएब भाई बाकियों के लिए अपने आप को थोड़ा स्लो करते थे, बाकी उनके मुकाबले में नहीं जाते थे। कोई एक प्लेयर भी पाकिस्तान का उसकी स्पीड पर रनिंग नहीं करता, अभी भी नहीं करता। वो एक नेचुरल एथलीट समझ लीजिए। उमर अकमल बहुत तेज रनिंग करते थे, रिजवान बहुत तेज रनिंग करते हैं, बाबर इज ऑल्सो अ डिसेंट रनर, बिल्कुल ठीक है। यूसुफ भाई बहुत रन आउट हुए हैं, लेकिन यूसुफ भाई भी खासी तेज रनिंग करते थे, बट शोएब भाई से तेज अभी तक मेरी प्लेइंग करियर में अब तक मैंने नहीं किसी को भागते थे। ठीक हो गया। रिजवान की फिटनेस तो माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। क्या समझते हैं आपके रिजवान को कोई एक आधा मैच वर्ल्ड कप से पहले रेस्ट नहीं देना चाहिए? मुसलसल मेरा ख्याल कोई 42-43 मैचेस जो कॉन्टीन्यूसली वो खेल रहे हैं, और बीच में इंजर्ड ऐसा कोई मैच नहीं जिसमें रिजवान थोड़े बहुत डगमगाए ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगले मैच के लिए वो तैयार रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली जो थोड़ी बहुत निगल्स होती हैं वो ओवरकम करता है, ही फाइट्स इट, गिव्स इट हिज ऑल। लोग उन पे बड़ी उनके स्ट्राइक रेट पे तनकीद करते हैं। पिछले 11 मैचेस में उनके साथ 50+ स्कोर्स हैं, 88 2 दफ़ा, 73 नॉट आउट, 77, 65, कल भी 60-70 किया उन्होंने। सो आई गेस अगर पाकिस्तान अगला मैच जीत जाता है तो फिर 100% वो लास्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया है। क्या ये सीरीज हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ? देखिए इंग्लैंड की जो सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर कोई भाम नहीं है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है, वो बड़े क्लियर हैं। वो आए हैं, उन्होंने 4-5 प्लेयर अपने बाहर बिठाए हुए मेन टीम पे, वो भी 2-3 को खिला रहे हैं जिनका वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम ही नहीं है। हमने पहला वो कल खिलाया है, लेकिन हमारा अभी भी चांस है कि अगर हमारे इंजर्ड प्लेयर्स ने एंड मोमेंट पे, उनकी आखिरी वक्त पे पता लगा कि ये नहीं खेल सकता, तो ये जो कल खेला है आमिर जमाल, बड़ा चांस है कि फिर ये अंदर आ जाएंगे एज एन ऑलराउंडर। इसी तरह ये एक अपनी सिलेक्शन को कवर अप करने के लिए भी जीतना ज़रूरी है कि अगर आप हार गए तो पहले ही आप तो पिछली सिलेक्शन भी वर्ल्ड कप की तब्दील हो गई थी मीडिया प्रेशर में जाके, और अभी भी 100% चांस है जो मिडिल ऑर्डर का हाल है, ये अगर ऐसे ही चलता रहा और इन्होंने ना बदली टीम, तो फिर वर्ल्ड कप में अगर ये जाके पूरा कामयाब नहीं होते तो फिर पता नहीं, फिर खाली प्लेयर नहीं, फिर हो सकता है प्लेयर को सिलेक्ट करने वाले भी बदले जाए। नहीं जी, बात हुई है आमिर जमाल की, आपने कहा कि उसको ट्राई कराया गया। आमिर जमाल को किस तरह से, पहला मैच था उसका, बैटिंग में नहीं कर पाए, अगर एज ऑलराउंडर खेलें या शायद उस सिचुएशन के हिसाब से वो बनता यही था, लेकिन बॉलिंग क्या समझते बाबर आजम ने सोच समझ कर लाइक, या मजबूरी बन गई थी उनसे आखिरी ओवर करवाना? आई वुड लाइक टू से कि बाबर ने सोच समझ के किया, लेकिन देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि बाबर के साथ तो वो खेला ही नहीं, तो बाबर को क्या पता, कैसे पता, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? तो आई गेस कि बाबर ने ये ट्राई की कि, क्योंकि देखिए अब इसमें बाबर की मिस्टेक नहीं है, टैक्टिकली होता ये है कि जब लो स्कोरिंग गेम होती है ना, और आखिरी 2 ओवर्स में एक आपका मेन बॉलर होता है और एक नया होता है, तो आप चाहते हैं कि सेकंड लास्ट ओवर अपने बेस्ट बॉलर को कराएं ताकि जो अच्छा बैट्समैन है उसकी विकेट गिर जाए और आखिर में मैक्सिमम रन्स बच जाए। अब मोइन अली आउट नहीं हुए हारिस रऊफ के ओवर में, लेकिन वो 15 रन्स जो थे ना, वो
बच गए और कोशिश तो थी उनकी कि 20 से ज़्यादा बचे, लेकिन वो बहुत अच्छा खेल गए। हारिस रऊफ को भी उन्होंने 13-14 रन कर दिए। तो आई थिंक आमिर जमाल को ये क्रेडिट जाता है मोर देन एनीबडी। ये मैं नहीं मानता कि किसी ने प्लान किया होगा कि आज का आखिरी ओवर आमिर जमाल करेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये उसको क्रेडिट जाता है कि उसने यॉर्कर्स मारने थे और वो वही मारता रहा। उसने रीड किया प्रॉपर मोइन अली को, ये कहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक उसको प्लान दिया गया था, बिकॉज बाबर का क्रेडिट ये है कि वो जो फील्ड उसने ली थी, थर्ड मैन पॉइंट, डीप कवर, और इसका मतलब है इस फील्डिंग के साथ आपको श्योर है कि बैट्समैन को ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर होना है, और उसने एक बॉल बस मिस किया उसमें से जो छक्का लगा, वरना तमाम के तमाम बॉल उसी लाइन पे थे। इसका उसको क्रेडिट जाता है, और कुछ क्रेडिट इसका मोइन अली को भी जाता है, जिन्होंने सामने एक प्रॉपर ऑलराउंडर, उन्होंने सिंगल ही नहीं लिए, 5 बॉल खेल गए वो, 3 दफ़ा उन्होंने सिंगल रिफ्यूज की। था उन्हें कि मैं कर लूंगा। आई थिंक ए कॉन्फिडेंस एक इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें सामने वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं था, जो अच्छी खासी बेटे मारता है, और वो भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का मेंबर है। तो आई थिंक बहरहाल ही नोज हिज ओन स्ट्रेटजी। पाकिस्तान वन, लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का बड़ा पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस। अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं कि बाबर आजम ने बाद में आमिर जमाल के बारे में क्या कहा। उन्होंने प्रॉपर उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था कि आमिर जो हैं वो डिलीवर कर लेंगे। तो बाबर कह रहे हैं कि मुझे यकीन था कि आमिर ये कर लेंगे, इसलिए उनसे आखिरी ओवर करवाया गया। बॉलिंग तो हमारी माशाल्लाह से बेहतरीन चल रही है, हमने 145 भी डिफेंड कर लिया है, लेकिन बैटिंग अभी भी सवालिया निशान है। आसिफ अली, इफ्तिखार चूंकि अब बॉलिंग वाली साइड पे आ गए हैं, वो उन्होंने अच्छा स्पेल किया है, 4 पे 16 रन दिए हैं और 1 आउट भी किया। देखें, हम 2 दिन पहले यही बात कर रहे थे कि बाबर ने लेफ्ट हैंडर्स को ऑफ स्पिनर क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल। और इंग्लैंड ने क्या किया कि क्रिस वोक्स, उनके जो ऑलराउंडर हैं, जी, इज़ अ हाई क्लास बैट्समैन। वो टेस्ट क्रिकेट में इतने रन करते हैं, इतनी अच्छी टेक्निक है। इंग्लैंड के लेफ्टी आउट हो रहे हैं, वो लेफ्टी पे लेफ्टी भेजे जा रहे हैं ऑफ स्पिनर के लिए। उन्होंने अपना राइट हैंडर ही नहीं भेजा, उन्होंने भी टैक्टिकल ब्लंडर किया। हालांकि क्रिस वोक्स ऐसा प्लेयर है और ऑफ स्पिनर लगा हुआ है और गेंद गीला है, तो वो आराम से 7-8 रन उन्हें कर सकता था, और अगर नहीं भी 7-8 करता तो 4 में 24 तो कर सकता था ना, रन बॉल। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां तो 4 में 12 या 15 रन बने हैं, और लेफ्ट हैंडर्स वर स्ट्रगलिंग। मलान बड़ा पुअर खेले। इसी तरह इफ्तिखार की अच्छी ये चीज़ थी कि वो गीला बॉल विकेट्स में कर रहे थे, बड़ा कम उन्होंने विकेट से बाहर बॉल किया। सो ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने काफ़ी अच्छी लाइन पे बॉलिंग की। बट अगेन ये ऐसा मैच है कि समझ नहीं आ रही आपको कि आमिर जमाल और रिजवान को निकाल के आप किसकी तारीफ करें इस मैच के अंदर। ये समझना ही मुश्किल है। एक मार्कवुड उधर से निकाल लें, ठीक है, वरना तो इसमें बैटिंग ब्लंडर्स दोनों साइडों से इतने ज़्यादा है, और इंग्लैंड की तरफ से ज़्यादा है। पाकिस्तान की तरफ शॉर्ट बॉल का इशू, और इंग्लैंड का कि यार गिले बॉल पे भी आप 140 नहीं कर सकते। अच्छा भट्ट साहब, आपने बारहा दफ़ा कहा कि क्रिकेटर वही आप जिसे मानते जो फर्स्ट क्लास और इस एक प्रॉपर पाथवे से आगे तक आया हो। आपके जो क्रिकेटर्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म के क्रिकेटर्स हैं। क्या समझते हैं, अगर आपने देखा हो मिडिल ऑर्डर की जो खामियां हैं फर्स्ट क्लास में, ऐसा कौन सा प्लेयर है, ऐसे कौन से 2-4 प्लेयर्स हैं जो जिन्हें कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, हम स्पेशलिस्ट लॉन्गर फॉर्मेट के बैट्समैन को, स्पेशलिस्ट वो होता है जो एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलता है, जिसके लिए अपनी स्पेस को चेंज करना इज़ नॉट ईजी। अगर तो हम उन लड़कों में चले जाएं कि जो स्पेशलिस्ट हैं 4 डे या टेस्ट के, तो फवाद आलम बहुत बड़े प्लेयर हैं 5-6 नंबर पे। बिल्कुल, अभी भी 100 किया, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, और करते ही आ रहे हैं, हर साल करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो T20 में 5वें 6वें पे खेल सकता है, ही कैन नॉट, क्योंकि उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े बड़े शॉट खेलें और बार बार खेलें, कंसिस्टेंटली खेलें। और ऐसी भी नहीं है कि आप उन्हें कहें कि 10 कर लेगा हर ओवर में, 10-8 की एवरेज चेस कर लेगा। वो एक स्टैटिक स्टेबल किस्म के प्लेयर हैं जिनकी एक लिमिटेड रेंज है। ऐसा भी नहीं है कि वो सारे क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं। एक सबसे अच्छी ये बात है कि उन्हें अपनी लिमिटेशंस का पता है और वो उसके अंदर खेलते हैं, इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल हैं लंबे फॉर्मेट में। लेकिन अगर आप बात करें कि जी हम फर्स्ट क्लास से बंदा उठाएं और वो वाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा हो, तो हम प्रॉपर बैटर्स को उस तरफ डेवलप ही नहीं कर रहे। हमने उनके जहन में ही पावर हिटिंग डाल दी है, और इस हद तक डाल दिया कि अब उन्हें 6 ओवर खेलने पड़ जाए तो उन्हें लगता है ये 36 बॉलें कौन खेलेगा, 5-6 होने चाहिए, 4-4 5-5 बॉलें बांट लेना। तो ऐसे नहीं होते। रिमेंबर द नेम। हाँ, नहीं, हर जगह पर सर उन्हें ट्राई करके देख लिया। जो रिमेंबर द नेम है ना, ये ऐसे ही है कि एक शेख साहब को किसी ने कहा कि मुझे कोई महंगा तोहफा दें तो मैं आपको सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, याद तो आप मुझे रखेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि आपने मांगा था और मैंने दिया नहीं। तो ये रिमेंबर द नेम दोनों तरफ हो जाता है, ठीक करके भी हो जाता है, बिल्कुल कुछ ना करो तब भी नेम रिमेंबर ही रहेगा। सही हो गया। खुशदिल शाह को अब
आउट ही समझे या अभी भी? यार आई डू नॉट नो, मतलब इधर बाहर कोई जो हैदर अली बाहर हुआ तो क्या किया, अंदर आ गया। वो मैं एक ट्वीट देख रहा था कि इधर तो जब आप हैदर अली नहीं होता तो खुश दिल यार। इधर आप रिएक्शन में बाहर जाते हैं और सिम्पथी में अंदर आ जाते हैं, जबकि ये होना चाहिए लैक ऑफ परफॉर्मेंस पे आप बाहर जाएं और बहुत सारी परफॉर्मेंस के बाद आप अंदर आए। लेकिन हो क्या रहा है, लैक ऑफ परफॉर्मेंस से बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं यार इसको इतने चांस दे दिए, भूल जाते हैं फिर फौरन से। थोड़े दिन वो दूर रहते हैं, वही लोग सोशल मीडिया पे कह रहे होते हैं उसको मौका दें। तो अब पीछे क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है, कितने रन्स कर दिए, क्या टेक्निकली वो चेंज हुई चीज़ जिसकी वजह से वो बाहर हुआ था? नथिंग। हैदर अली में तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। 2 साल से जो खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, वो भी मीडियम पेस को वो हमला कर देते हैं, जेन्युइन पेस पे उनके सारी पोल खुल के सामने आ जाती है। सो वो जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर हैं। मिडिल ऑर्डर वर्ल्ड कप तक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। देखें जी, अब अगर आप 35 मैचों में कुछ ना करें, 36वें में थोड़ा बहुत कर दें, दैट डजंट मीन कि आप कैपेबल हो गए एकदम। तो अब मैच कितने रह गए हैं आपके? 2 ये रह गए हैं और 2-3 न्यूजीलैंड में होंगे, 4 न्यूजीलैंड में। उसके बाद आप वर्ल्ड कप में हैं। अब न्यूजीलैंड में आपने खेलना बांग्लादेश से। न्यूजीलैंड का भी पता नहीं है कि वो लोकी फर्गसन को या जो उनके जेन्युइन 1-2 तेज बोल रहे हैं उनको कम ही मैच खिलाते हैं साइड पे, मेन मैचेस में खिलाएंगे। तो हमारे खिलाफ वो सऊदी को खिलाते हैं या बोल्ट को, वो दोनों अब 130-35 में ही बॉल करते हैं, वो इससे ऊपर नहीं जाते। अच्छा, क्या समझते अगर अगले 2 मैचेस में इन केस रिजवान को रेस्ट देना पड़ जाए, हारिस को क्या देख रहे हैं आप कि वो परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है, अल्लाह करे पाकिस्तान सीरीज को वाइंड अप कर दें कल के मैच में, तो फिर पाकिस्तान कैन अफोर्ड के लास्ट मैच में अपने तमाम टॉप क्लास प्लेयर्स को वो रेस्ट दे दें, क्योंकि हारिस बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। इसी तरह रिजवान है, ही डिजर्व्स कि यार इसको थोड़ा सा आराम, बल्कि उसको तो थोड़ा दबाएं भी उसको कायम करें। और उसके अलावा शादाब वापस आए, आई थिंक उसको कुछ मैच अब खेलने चाहिए ताकि उनका बॉलिंग रिदम ठीक हो गया जी। होप फॉर द बेस्ट जी। इंशाल्लाह कल एक 6ठा T20 मैच है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान ये 6ठे मैच में जीत कर सीरीज़ भी जीत लेगा। इस पर बात भी करेंगे। आज के लिए इतना।